एक तरफ तो यूपी में बीजेपी अपना मंथन कर रही है, सीएम योगी धड़ाधड़ एक्शन ले रहे हैं, लेकिन इंडी गठबंधन वाले क्या कर रहे हैं जरा वो भी देखिए। इंडी गठबंधन से नेता विपक्ष कौन होगा ये अभी फाइनल ही नहीं हो पा रहा है। नेता विपक्ष कांग्रेस से होगा क्योंकि कांग्रेस विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है। कांग्रेस में ऐसी बातें चल रही कि नेता विपक्ष के लिए राहुल गांधी का नाम आएगा, लेकिन राहुल गांधी ने अभी तक कुछ फाइनल ही नहीं किया है। भाई वो तो राहुल गांधी के मूड पे है ना कि वो कहेंगे कि हाँ मैं बनूंगा तो बनूंगा, नहीं बनूंगा तो फिर देखते हैं, किसी को ढूंढेंगे। अब जानकारी ये आ रही है कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बनना ही नहीं चाहते, वो संगठन में काम करना चाहते हैं। अब अगर राहुल गांधी नहीं तो कौन होगा नेता प्रतिपक्ष? कांग्रेस में राहुल गांधी के अलावा 4 नाम और चर्चा में हैं जो नेता प्रतिपक्ष बन सकते हैं। इनमें से 2 नेता दक्षिण भारत से हैं, केसी वेणुगोपाल और शशि थरूर। 2 नेता उत्तर और पूर्वोत्तर से हैं, गौरव गोगोई और मनीष तिवारी। सूत्रों का कहना है कि इन चारों में से कोई एक नेता लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बन सकता है। अब यह भी समझिए कि नेता प्रतिपक्ष का रोल कितना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसकी भूमिका क्या होती है। दरअसल लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष विपक्ष का चेहरा और आवाज बनता है। नेता प्रतिपक्ष के अधिकार और सुविधाएं ठीक वैसी होती हैं जो एक कैबिनेट मंत्री की होती हैं। नेता प्रतिपक्ष कई अहम कमिटीज का मेंबर होता है जिसमें जेपीसी भी शामिल है। इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष सीबीआई डायरेक्टर, सीआईसी, एनएचआरसी, लोकपाल को चुनने वाली कमेटी में होता है। अलग अलग चयन समितियों में नेता प्रतिपक्ष की मौजूदगी से सरकार जो निर्णय लेती है उसमें पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित होती है। वहीं इंडी गठबंधन में शामिल समाजवादी पार्टी भी अभी तक यह तय नहीं कर पाई है कि वो यूपी में नेता प्रतिपक्ष किसको बनाएगी। यूपी विधानसभा में अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष थे। अब अखिलेश यादव करहल विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे, लेकिन अब तो वो कन्नौज से चुनाव जीत गए लोकसभा का, तो अखिलेश ने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया। अब अखिलेश केंद्र की राजनीति करेंगे तो सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी से अखिलेश किसे नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी देंगे। समाजवादी पार्टी में नेता प्रतिपक्ष के लिए 3 नामों की बड़ी चर्चा है। कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव इन 3 नामों में से किसी एक को चुनेंगे। इन 3 नामों के बारे में आपको बता देता हूं। पहला नाम तो शिवपाल यादव का है जो पहले भी नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं। अखिलेश के बाद यूपी में शिवपाल ही समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा है। पार्टी और संगठन में बैलेंस बनाकर रखते हैं और विधानसभा का अच्छा अनुभव है। हालांकि चर्चाएं यह भी हैं कि अखिलेश यादव अति परिवारवाद के आरोप से बचने के लिए शिवपाल को नेता प्रतिपक्ष नहीं बना सकते। शिवपाल के अलावा एक इंद्रजीत सरोज का नाम भी चर्चा में है। इंद्रजीत सरोज फिलहाल यूपी विधानसभा में विपक्ष के उपनेता हैं। इंद्रजीत सरोज के बेटे पुष्पेंद्र सरोज 2024 में कौशांबी से चुनाव भी जीते हैं। इंद्रजीत सरोज को संगठन और सरकार में काम करने का लंबा अनुभव। अखिलेश यादव के पीडीए वाली राजनीति में इंद्रजीत सरोज फिट भी बैठते हैं। इंद्रजीत सरोज के साथ समाजवादी पार्टी के एक और नेता राम अचल राजभर को लेकर भी चर्चा चल रही है। पिछड़ी जाति से आने वाले राम अचल राजभर अकबरपुर से विधायक हैं। अखिलेश यादव आने वाले समय में भी पीडीए की राजनीति करते रहेंगे, इसलिए नेता प्रतिपक्ष के लिए अति पिछड़े या दलित नेता को आगे कर सकते हैं। 2027 को ध्यान में रखते हुए अखिलेश राम अचल को नेता प्रतिपक्ष बना सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी इन तीनों नामों की चर्चा चल रही है। हो सकता है अखिलेश यादव के मन में कुछ और ही चल रहा हो या वो कोई चौंकाने वाला फैसला ले ले। लेकिन मोटे तौर पर यह कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव ने बीजेपी के लिए यूपी में जो पीडीए वाला चक्रव्यूह रचा था वो उसको कायम रखना चाहते हैं। खुद भले दिल्ली आ जाएं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष में भी पीडीए की छाप दिखे, ये उनके मन में हो। लखनऊ में बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिन के दौरे पर वाराणसी पहुंच गए। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी 18 जून को वाराणसी आने वाले हैं। चुनाव जीतने के बाद पीएम मोदी का यह पहला वाराणसी दौरा होगा। पीएम मोदी वाराणसी की जनता का आभार व्यक्त करेंगे। पीएम मोदी के आने से पहले वाराणसी में तैयारियों का जायजा लेने के लिए सीएम योगी खुद गए। सीएम योगी 2 दिन वाराणसी में रहेंगे और पीएम मोदी के कार्यक्रम की तैयारियों पर नजर रखेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही एक्टिव दिख रहे हैं। प्रशासन को टाइट करने के साथ सारे रुके हुए काम पूरे हो रहे हैं और ऐसा ही रुका हुआ काम था अकबर नगर में अवैध अतिक्रमण हटाना। लखनऊ में कुकरैल नदी के किनारे अतिक्रमण करके बसाए गए अकबर नगर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन जारी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अकबर नगर में यह बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है। अकबर नगर में जितने भी मकान दुकान बने वो सारे अवैध थे। कुकरैल नदी के किनारे बने अकबर नगर की वजह से कुकरैल नदी एक नाले में बदल गई। नदी के इलाके में ही लोगों ने अपने घर और दुकानें बना लिए। सालों से यहां पर अतिक्रमण होता रहा। स्थिति यह हो गई कि अकबर नगर 1 और अकबर नगर 2 नाम की 2 कॉलोनियां बन गई। अब इन्हें तोड़ा जा रहा है। 10 जून से अकबर नगर में अवैध निर्माण तोड़ने का सिलसिला शुरू हुआ और योगी का बुलडोजर तेजी से चल रहा है। आज भी चला। 4 दिन में 450 से ज्यादा अवैध मकान तोड़ दिए गए। कुल 1100 अवैध मकानों को तोड़ा जाना है। एलडीए की टीम 2 शिफ्ट में काम कर रही है। 5वें दिन भी अतिक्रमण हटाया जा रहा है।
12 पोकलेन मशीन और 9 जेसीबी को इस काम के लिए लगाया गया है। अकबर नगर को लेकर राजनीति भी हो रही है, क्योंकि इलाके का नाम अकबर नगर है, तो इस मामले में भी हिंदू मुसलमान होने लग गया। उसके बारे में आपको विस्तार से आगे बताऊंगा। पहले देखिए अकबर नगर से ग्राउंड रिपोर्ट, कैसे योगी का बुलडोजर मॉडल वहां काम कर रहा है। लखनऊ के अकबर नगर में ध्वस्तीकरण का फेज 2 आज भी जारी है। दरअसल पूरे अकबर नगर को साफ करना है और इसी लिहाज से जो फेज 2 का कार्यक्रम है, फेज 1 में जो घर थे उनको ध्वस्त किया गया है, जो अवैध निर्माण थे उनको ध्वस्त किया गया है और फेज 2 में कार्रवाई जो है अब जारी है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 बुलडोजर आपको यहाँ पर दिखेंगे, जो लगातार जो अवैध निर्माण है उनको गिराने का काम कर रहे हैं। अवैध मकान और कमर्शियल प्रतिष्ठान थे, उन सबको ध्वस्त कर इस क्षेत्र को इको टूरिज्म का हब बनाने की कोशिश कर रही होगी सरकार। इसके लिए जो है वो बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। सरकार का दावा है कि जो सपा के माफिया थे उन्होंने अपने फायदे के लिए अकबर नगर में अवैध बस्ती बसा दिया था। जो लोग इन मकानों में रह रहे थे उनको सरकार बकायदा जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो है वो आवास भी दे रही है। किस तरह की पुलिस व्यवस्था की गई है वो भी एक बार तस्वीरें आपको दिखाई देते हैं कि कैसे जो है बड़ी संख्या में फोर्स जो है वो डिप्लॉय किया गया है और वो फोर्स की कोशिश ये है कि जो लोग अभी भी इन घरों में है उनको निकाला जाए। उसके बाद जो पूरी प्रक्रिया है बुलडोजर की वो चले। अकबर नगर में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चल रही है, लेकिन इस पर भी राजनीति शुरू हो गई। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने अकबर नगर में अवैध निर्माण गिराए जाने को मुसलमानों से जोड़ दिया। ओवैसी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि चुनाव के नतीजों के बाद मुल्क के कई हिस्सों में मुसलमानों पर हमलों के मामले बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 2 मौलानाओं का कत्ल कर दिया गया। अकबर नगर में मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चला दिया गया। क्या संघ परिवार मुसलमानों से बदला ले रहा है? ओवैसी खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा नेता साबित करने के लिए बिना सच्चाई जाने कुछ भी लिख देते हैं, बोल देते हैं, जबकि अकबर नगर की सच्चाई बिल्कुल अलग है। ओवैसी शायद अकबर नगर के नाम के आधार पर आरोप लगा रहे हैं, जबकि सच्चाई यह है कि अकबर नगर में हिंदू मुसलमान दोनों समुदाय के लोग रहते हैं। अकबर नगर में जो अवैध निर्माण हुआ उसमें सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि बहुत सारे हिंदू भी हैं जिनके मकान और दुकान गिराए जा रहे हैं। हिंदुओं के भी मुसलमानों के भी मकान दुकान गिर रहे हैं। यहां पर हो रहे एक्शन में किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा। अकबर नगर में कई मस्जिद और मंदिर भी बने हुए हैं, लेकिन उनको नहीं तोड़ा गया। यह तस्वीर आप खुद देखिए, तमाम मकान और दुकान तोड़ दिए गए लेकिन मंदिर वहीं खड़ा है। उसी तरह से अकबर नगर में बनी 3 मस्जिदें भी शान के साथ खड़ी हैं। ना मुसलमानों के धार्मिक स्थलों को तोड़ा गया, ना हिंदुओं के धार्मिक स्थल को तोड़ा गया, लेकिन ओवैसी इसमें भी मुसलमान का एंगल ढूंढ के ले आए। देखिए अकबर नगर से एक और ग्राउंड रिपोर्ट। लखनऊ के अकबर नगर में योगी सरकार के बुलडोजर अवैध निर्माण के खिलाफ चल रहे हैं। तस्वीरों में आपको देखेंगे 7 बुलडोजर जो है वो आज भी गरज रहे हैं, वो आज भी जो अवैध निर्माण है उन्हें गिरा रहे हैं और ये कार्रवाई बिना किसी भेदभाव के सबके खिलाफ हो रही है। जो भी इलीगल तरीके से यहाँ पे रह रहे थे, चूंकि ये पूरा निर्माण माना जा रहा है कि इलीगल था, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये कार्रवाई यहाँ पर एलडीए के द्वारा की जा रही है, योगी सरकार के द्वारा की जा रही है और इसमें किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है, क्योंकि इन इलाकों में बड़ी संख्या में अगर मुसलमान रहते हैं तो हिंदू भी उतनी संख्या में इन इलीगल जो निर्माण थे उसमें अवैध निर्माणों में रह रहे थे, तो लिहाजा कोई भेदभाव की बात नहीं। यहाँ पे अगर मंदिर सुरक्षित रखे गए अभी तक तो मस्जिद भी सुरक्षित है। देखिए जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है वो आगे चल रही है, लेकिन यहाँ रोड के किनारे एक मंदिर है वो सुरक्षित है। दूसरा मंदिर आपको दिखाए सामने वो भी सुरक्षित है, वहां भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आसपास के जो घर है उसको गिराए जा रहे हैं और ये घर किसी के भी हो सकते हैं, हिंदू के भी हो सकते हैं, मुस्लिम के भी हो सकते हैं। बड़ी संख्या में हिंदू और मुसलमान दोनों जो इन घरों में अवैध रूप से रह रहे थे उन पर ये कार्रवाई चल रही है। दूसरा तस्वीर आपको दिखाते हैं, ये फेज फर्स्ट में जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई थी वो इस एरिया में हुई थी, रोड के दूसरी तरफ दाएं तरफ हुई थी और यहाँ पर पूरा समतल कर दिया गया है। ये तमाम जो अवैध निर्माण थे उन्हें ध्वस्त कर दिया गया, लेकिन यहाँ पे आपको तस्वीरों में 3 मस्जिदें दिखाई देंगी। ये मस्जिदें अभी भी सुरक्षित है, यानी कि अगर मंदिर सुरक्षित है अभी तो अभी मस्जिदें भी सुरक्षित है।